अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सैयद अंजला बुखारी और आज हम लोग करने जा रहे हैं मेरे बेटे नस्ट नेट 2 2026 की जो सीरीज चल रही है उसमें डे 4 के एमसीक्यूज यानी कि वो एमसीक्यूज जो कि 3 फरवरी को हमारे स्टूडेंट्स ने बैच के स्टूडेंट्स ने आके रिपोर्ट किए कि उनको देखने को मिले फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो फिजिक्स के पोर्शन के अंदर जो आपके पास मेरे बेटे आज 3 फरवरी को डे 4 को नस्ट 2 के एमसीक्यूज देखे गए थे, आए जरा उनको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, किन तरह के टॉपिक्स आपके पास नजर आए और क्या वो क्वेश्चंस हमारी मैराथन्स का पार्ट रहे कि नहीं रहे। आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल में आपके पास हम आते हैं, कह रहे एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना है हम लोगों ने। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। क्या उसको किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से डिटेक्ट किया जा सकता है? नहीं सर, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट तो आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होता। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे तो वो तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल भी समझ लें इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कोई असर अंदाज ही नहीं कर पाएगी, कोई असर ही नहीं रखेगी, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि भाई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट तो किसी काम का नहीं है, वो ये नहीं बता सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। बी में कह रहे हैं टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले तो समझना ये टेस्ट चार्ज किस बला का नाम है। टेस्ट चार्ज को फिजिक्स के अंदर क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और टिपिकली इसको कहा जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो ये किस काम का, ये फिर इस काम का होता है मेरा भाई कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के करीब आपके पास इस टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, इसको अपने से दूर फेंकेगा। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की जो है हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज बनाते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं आपके पास एक नेगेटिव चार्ज के पास इस टेस्ट चार्ज को लेके जाऊंगा, ये जो क्यू नॉट है दैट इज अ टेस्ट चार्ज जिसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती, लेकिन ये टिपिकली एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब मैं नेगेटिव के पास लेके जाऊंगा तो नेगेटिव इसको अपने पास क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट कर लेगा, यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास एक नेगेटिव चार्ज की हमेशा क्या रखी जाती है, टूवर्ड्स द चार्ज रखी जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे कहीं पे भी डिटेक्ट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, एक टेस्ट चार्ज लेकर आ जाओ। अगर टेस्ट चार्ज वहां पे खिंच गया या रिपेल हो गया तो इसका मतलब आपके पास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, सर हमें ऑप्शन बी एक टेस्ट चार्ज लेकर आना पड़ता है। किस काम के लिए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटेक्शन के लिए। तो ये तो हो गया भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सवाल। आए देखें और क्या पूछा गया है। अगले सवाल की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो फिर से टेस्ट चार्ज यानी कि एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर भाई आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है एक टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, +2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो आपके पास चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई भाई, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज एक तो और 2 माइक्रोकूलम है। कह रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के रखा हम लोगों ने। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। कितनी फोर्स लगा रही है, वो फोर्स लगा रही है 0.04 न्यूटन की। डन हो गया। कह रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहा जाता है समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आसान जबान में कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। अब ये कैसे पता चलता है सर हमें, ये हमें ऐसा पता चलता है कि जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो टेस्ट चार्ज कितनी जोर से खींच रहा है या कितनी जोर से रिपेल किया जा रहा है, उससे पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन भी करें तो वो डिफाइन कैसे की जाती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। नाउ द फोर्स इज 0.04 न्यूटन, जिसको मैं अपनी आसानी के लिए लिख सकता हूं भाई 4 एक्सपोनेंट -2 है। डन सर, लिख देते हैं। ये हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट -2 डिवाइड किससे हो रहा है, चार्ज से। चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो की जगह सर प्रीफिक्स में आ जाएगा -6। डन हो गया सर, ये तो इजी है। 2 1 2 हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएंगे हमारे पास, और -6 ऊपर जाके +6 बन जाएगा और 10 की पावर बन जाएगी -2 + 6 जो कि होती है आपके पास 2 एक्सपोनेंट 4। डन हो गया सर, ये तो कहीं आंसर में नहीं लिखा हुआ, बट अगर मैं गौर से देखूं तो आंसर सारे किलो न्यूटन्स के अंदर है। किलो, किलो को मतलब होता है 10 की पावर 3। इसको अगर 10 की पावर 3 में लेके जाना है तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 20 एक्सपोनेंट 3। डन हो गया सर। अब अभी तक यूनिट क्या चल रहा था हमारे पास, न्यूटन पर कूलम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अब ये एक्सपोनेंट 3 जो है इसका प्रीफिक्स होता है किलो, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं भाई ये हो जाएगा हमारे पास किलो न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास भैया, 20 किलो न्यूटन पर कूलम। यानी कि आपके पास आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में सर गिवन है आपके पास 20 किलो न्यूटन पर कूलम। डन हो गया सर जी, यहां तक तो सर समझ में आता है, यहां तक तो गेम इजी चल रहा है अभी हमारे पास। और मजे की बात अगर आपको बताऊं तो मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है
ये आपको बैच के अंदर इतना डिटेल में पढ़ाया गया था मेरे बच्चे कि मुझे नहीं लगता कि ये सवाल देख के आप लोगों को कहीं से भी लगे कि यार ये मुश्किल है, यार ये ऐसा कोई सवाल है कि यार जो समझ में से बाहर हो। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड थ्योरेटिकली बाय। सबसे पहले थ्योरेटिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर किसने काम किया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं भाई? ब्लैक बॉडी हमारे पास, हम एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जो कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है और परफेक्ट एमिटर होती है। परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन फेंकोगे वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। परफेक्ट एमिटर का मतलब हर तरह की रेडिएशन वो अपने अंदर से निकाल सकता है। तो भैया सबसे पहला बंदा जिसने आपके पास ब्लैक बॉडी के ऊपर काम किया था, दैट इज एक्चुअली अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि भाई उन्होंने, उनका नाम क्या था? प्लांक साहब। और प्लांक साहब ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पता लगाया था कि एक्चुअली ये जो रेडिएशंस होती हैं ये हमारे पास एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एक्चुअली एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है जिसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है। और एक क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को या एक पैकेट ऑफ एनर्जी को उसने नाम दिया था क्वांटा का। ठीक है, प्लांक साहब ने क्या नाम दिया? तो इसलिए मेरा भाई हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वो बन जाएगा कि भाई सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था थ्योरेटिकली? आपके पास प्लैंक साहब ने किया था। तो मैक्सवेल, न्यूटन, रेले, जीन्स सब गलत हो जाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन डी, प्लैंक। ठीक हो गया सर जी। आए आगे दिखाएं और क्या क्या सवाल देखने को मिले हम लोगों को भैया आज। कह रहे इफ द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डबल्ड, अगर मैं ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर डबल कर दूं, बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स टोटल रेडिएटेड पावर इंक्रीज? ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशन पावर होती है मेरे बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। ये बात आपने याद रखनी है कि भाई आपके पास ब्लैक बॉडी की जो आपके पास रेडिएटिंग पावर है या रेडिएटेड पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। डन हो गया सर। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं क्या कर दूं, मैं टेम्परेचर को डबल कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर दूं तो भाई प्रेशर, सॉरी पावर जो है वो तो आपके पास टेम्परेचर को अगर डबल कर देंगे तो भाई उसकी पावर 4 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये 2 की पावर 4 लग जाएगी। और 2 की पावर 4 होती है हमारे पास 16। जिसका मतलब क्या हो गया कि भाई अब जो हमारा नया प्रेशर आएगा वो नया प्रेशर, छिड़ा हुआ प्रेशर पहले के मुकाबले में कितना हो चुका होगा? 16 टाइम्स हो चुका होगा। क्योंकि देखे ना, पहले पे टी की पावर 4 कहते हैं, अब वो 16 टाइम्स पे है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? हमारे पास 16 टाइम्स हो जाएगा। अगर 16 टाइम्स हो जाएगा तो ना 2 ना 4 ना 8, बल्कि द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी, 16 टाइम्स। मूविंग ऑन। कह रहे थे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल रोजाना नष्ट में आ रहा है, फिगर चेंज करते रहते हैं। अच्छा, आज की फिगर में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया? 7 के साथ पहले एक जीरो भी लगा दिया। तो हमेशा याद रखना कि नॉन जीरो से पहले जो जीरो नंबर्स होते हैं, 7 एक नॉन जीरो नंबर है, उससे पहले जीरो आ रहा है, नॉन जीरो से पहले जो जीरोस होते हैं वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये वाला जो होगा आपके पास, ये क्या होगा? एक नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आगे वाले तो सारे नॉन जीरो हैं तो सब काउंट होंगे, 1 2 3 4। तो इसका मतलब करेक्ट कितने हो जाएंगे हमारे पास? सर यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 4। मूविंग ऑन। कह रहे व्हेन मल्टीप्लाइंग 07.234 बाय 0.056, फिर एक सिग्निफिकेंट फिगर दिया। कह रहे द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड विथ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हम लोग दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जब भी हम लोग दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं आपके पास, और फॉर एग्जांपल पहले नंबर में ए अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और बी, दूसरे नंबर के अंदर बी अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो हमेशा उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा जो छोटी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ए इज ग्रेटर देन बी, जिसका मतलब ए वाली सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है और बी में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा बी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहां देखें, सर इस सवाल का तो हम पीछे निकाल के आए हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। और इसमें कितनी है? शुरू के अंडे बेकार होते हैं सर, आपने बोला, आखिर में 5 और 6, तो ये कितनी हो गई? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। तो छोटी कौन सी हो गई सर? 2। इसका मतलब आंसर हमेशा किसमें आएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डन हो गया। आगे दिखाएं और क्या क्या आया। फिर आपके पास ये डायमेंशन वाला सवाल, ये सवाल भी नस्ट वालों को मेरे को लगता है कि इससे बहुत मोहब्बत है, मुझे यही फील होता है, क्योंकि आपके पास चेंज कर करके देते रहते हैं। लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने ये किया था, लास्ट डे वाला, यानी कि जो हम लोगों ने डे 3 वाले जब किए थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई यहाँ पे एटी स्क्वायर और यहाँ पे बीटी क्यूब लिखा हुआ था, उन्होंने फर्क कुछ नहीं किया। कह रहे एक्स किस में? मीटर्स के अंदर है। एक्स किस में? मीटर्स के अंदर है। और टी किस में? सेकंड्स में। डन हो गया। एक्स मीटर्स में, ये जो एक्स है हमारे पास वो किस में? मीटर्स में। तो इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए टी क्यूब
प्लस बी टी स्क्वायर। डन हो गया। अब देखो चूंकि x जो है वो हमारे पास मीटर्स में है, तो कुछ भी कर लो, आपके पास ये जो दोनों चीजें प्लस हो रही हैं, दोनों क्वांटिटीज किस में आनी चाहिए, मीटर्स में आनी चाहिए। दोनों क्वांटिटीज किस में आनी चाहिए, मीटर्स में आनी चाहिए। जिसका मतलब ए टी क्यूब किसके बराबर होगा, मीटर के, और बी टी स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा, मीटर्स के। अब ए टी क्यूब टाइम, टाइम के बारे में खुद बोला सेकंड्स है, तो टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब, और यहाँ पे आ गया मीटर। सेकंड क्यूब जब वहां जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर सेकंड माइनस 3। डन हो गया सर। और मीटर की डायमेंशन क्या होती है, मीटर लेंथ का यूनिट है तो लेंथ डायमेंशन है, सेकंड टाइम का यूनिट है तो टाइम डायमेंशन है, -3 बन गया। सही हो गया सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से अगर हम निकालें बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, टाइम का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर मीटर्स, सेकंड स्क्वायर वहां गया, ये बन जाएगा -2। डायमेंशन क्या हो जाएगी, मीटर की लेंथ, सेकंड की टाइम, और टाइम के ऊपर पावर कितनी है, -2, तो हमने लगा दी। तो ए की डायमेंशन आ गई LT-3 और बी की आ गई LT-2। ढूंढो ऑप्शन। सर ये तो ऑप्शन ए में नजर आ रहा है मुझे साफ साफ। तो ए की क्या है हमारे पास, LT-3, और बी की कितनी है हमारे पास, LT-2। तो दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आती है सब लोगों को। ठीक है जी। तो ये अभी तक आपके पास जो आज भाई डे 4 को नेट 2 के 3 फरवरी के एमसीक्यूज देखे गए फिजिक्स के अंदर, वो हम लोगों ने अभी तक शेयर कर ली हैं। आए देखें और क्या क्या चीजें मिली। कह रहे हैं द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर घुस गए हम सेकंड ईयर के अंदर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इस दफा। कह रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ द करंट इज इंक्रीज बाय 1/3। अच्छा देखो, मान लो कि मेरे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो ये तार है, इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, कितना हमारे पास आई, इसको हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखा हुआ है, ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। डन हो गया सर। अब इसको अगर हम लोगों ने क्या किया हुआ भाई कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू बी आई एल, जिससे बी होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, आई होता है करंट इन द कंडक्टर, और एल होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डन हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है। आगे कह रहे हैं आपके पास, अगर मैं क्या करूं, इफ द करंट इज इंक्रीज्ड बाय 1/3, करंट को हम लोगों ने कितना बढ़ा दिया, 1/3 कर दिया, एंड लेंथ इज हाफ्ड, अगर मैंने करंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, अच्छा यहाँ पे वर्ड जरूर समझना, इंक्रीज बाय 1/3, इंक्रीज बाय 1/3, यानी कि जो नया करंट आया है, लेट्स से आई डैश, वो पहले के मुकाबले में 1/3 बढ़ा हुआ है, 1/3 बढ़ा हुआ है। तो ये कितना हो चुका है हमारे पास, ये हो चुका है एक्चुअली आपके पास सर, ये हो जाएगा 4I/3। डन। 1 + 1/3 हो जाता है हमारे पास 4/3। तो नया करंट इतना आ गया। और लेंथ के बारे में क्या कह रहे हैं, लेंथ इज हाफ, नई लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, पहले के मुकाबले में आधी हो गई। तो भाई पहले वाली फोर्स थी बिल, अब नई फोर्स हो जाएगी F डैश, जो कि बराबर हो जाएगी बी आई डैश एल डैश के। डन। आई कितना है सर हमारे पास, 4/3 आई है, ठीक है, और एल कितना है, एल डैश कितना है हमारे पास, L/2 है। डन हो गया सर, 2 से 1 जा और 2 से 2 जा, ठीक हो गया। यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 2/3 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो अंदर बच जाएगा सर हमारे पास बिल। तो इसका मतलब जो छिड़ी हुई फोर्स है F डैश, वो किसके बराबर आ रही है, 2/3 बिल। और मजे की बात, पुरानी फोर्स थी सर सिर्फ बिल, अब हमारे पास आ रही है 2/3 बिल। तो इसका मतलब जो छिड़ी हुई फोर्स है वो पिछली वाली फोर्स का कितना हो चुकी है, 2/3 हो चुकी है। कितना हो चुकी है हमारे पास, 2/3 हो चुकी है। तो सेम नहीं है, हाफ नहीं है, ना 4/3 है, बल्कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन सी 2/3 करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2/3 हो चुकी है भैया ये फोर्स। ठीक हो गया, आओ आगे चलते हैं। आओ देखते हैं कि भाई और हम लोगों के पास आज के दिन डे 4 नेट 2 2026 में फिजिक्स से क्या सवाल आता है। फिर सर मैग्नेटिक फील्ड से आ चुका है एक और सवाल। कह रहे हैं टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विल, सर मैग्नेटिक फील्ड से कैसे, देखो समझाता हूं। दो तार है, मान लो एक तार में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, एक तार में नीचे की तरफ करंट जा रहा है। डन हो गया सर। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल, जो पहले तार में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, और जो दूसरे तार में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपके पास, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, इसी तरीके से अगर हम देखें तो वो हो जाएगी हमारे पास क्लॉकवाइज। ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं ये क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन आ रही है, इस पॉइंट पे पहुंचते हुए, इस पॉइंट पे पहुंचते हुए हमारे पास आप देखें ये, और इस पॉइंट पे पहुंचते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों इनटू द पेज जा रही हैं, दोनों कहां जा रही हैं, इनटू द पेज जा रही हैं, यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन हो गई। और जब मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाती है आपके पास, तो इसका मतलब जो मैग्नेट्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके पास, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं भैया। तो ये तो अपना थंब रूल बना लो कि भाई आपके पास जब भी दो तार एक दूसरे के पास आएंगे और उन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और दो तार एक दूसरे के पास होंगे और उनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास, ऑप्शन बी रिपेल।
आओ देखें और क्या दिया। अच्छा जी, एक और सवाल मैग्नेटिक फील्ड से, आज बहुत पसंद आ गया मैग्नेटिक फील्ड इन लोगों को। कह रहे टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, दो तार है हमारे पास, ये दो तार आ गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, ये आगे लॉन्ग पैरेलल वायर्स, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस दिया वो कितना दिया 10 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आ गई लेट से मेरे पास 10 सेंटीमीटर। डन हो गया सर। कह रहे हैं एक के अंदर करंट कितना है 3 एम्पियर और दूसरे में कितना है 5 एम्पियर। मान लेते हैं सर ये हो गया हमारे पास पहले वाले का करंट, ठीक है, पहले वाले का करंट आ गया 3 एम्पियर और दूसरे वाले का करंट आ गया हमारे पास I2 जो कि कितना आ गया हमारे पास 5 एम्पियर। ठीक हो गया। अच्छा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सर सॉरी इस चीज को सही कर ले पहले। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, पहले वाले में अगर ऊपर जा रहा है करंट तो नीचे वाले में क्या जाएगा, नीचे जाएगा। सही हो गया सर। तो ये चीज मैंने पिछले सवाल में बताई, दोनों रिपेल करने वाले हैं, ये बात तो समझ में आ गई ना, क्या करने वाले रिपेल। अगर रिपेल करने वाले हैं और सवाल पूछ रहा फोर्स निकाल के दिखाओ, तो जब रिपेल करने वाले हैं तो अट्रैक्टिव वालों को तो मैं खुद काट देता हूँ, अट्रैक्टिव ए और सी कट गए, बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। अब क्या आंसर होगा आओ चेक करते हैं। तो बी और डी में से क्या आंसर होगा, सवाल पूछ क्या रहा है, कह रहे फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज अप्रोक्सीमेटली। मान लो ये पहला तार अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड रखेगा अपने अराउंड, जिसकी वजह से दूसरे तार को या तो अट्रैक्ट करेगा रिपेल, वैसे तो रिपेल करेगा सर हमें पता लग चुका अभी है। तो रिपेल जो करेगा वो कितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ से कर रहा होगा वो निकालनी है। ठीक है, तो सर पहले तो फोर्स निकालते हैं कि पहला तार जो फोर्स लगाएगा वो कितनी होगी। पहला तार जो फोर्स लगाएगा उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास बी, बी किसकी आएगी पहले तार की, B1 मैग्नेटिक फील्ड किसकी आएगी पहले तार की। ठीक है, किस पे तार पे फोर्स लगा रहा है, दूसरे वाले पे, तो करंट किसका आ जाएगा हमारे पास दूसरे वाले तार का, और लेंथ भी किसकी आ जाएगी हमारे पास दूसरे वाले तार की। डन हो गया सर। अब ये हो गया फॉर्मूला आपके पास। अब यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी थी तो लेंथ को तो मैं यहाँ ले गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास B1I2, यानी कि पहले तार की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और दूसरे तार का हम लोगों को करंट चाहिए। करंट तो दूसरे तार का है, पहले तार की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, बायोट सावर्ट लॉ काम आएंगे यहाँ पे हम लोगों को। बायोट सावर्ट साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपके पास एक तार जिसमें करंट जा रहा है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बराबर होती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के। डन हो गया सर। यहाँ पे फिर मैं बी की जगह पे ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो B1 की जगह लगा रहा हूँ चूंकि मैं ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट I1, क्योंकि B1 की जगह लगाया, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और ये क्या हो गया हमारे पास I2। अब तो सर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस, जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिख के दी हुई है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। डन हो गया सर। वैल्यूज पुट करते हैं, आओ वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से। फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर हो जाएगी हमारे पास म्यू नॉट, कितना है सर 4 पाई एक्सपोनेंट -7 है। I1 पहला करंट कितना है सर हमारे पास 3 एम्पियर है। I2 दूसरा करंट है सर 5 एम्पियर। नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 2 पाई आर, आर का मतलब हमारे पास क्या आ रहा है भाई, आर, आर तो सर 10 सेंटीमीटर था, मीटर में तो लेना है सर उसको, तो हो जाएगा 0.1 मीटर्स। कितना हो जाएगा 0.1 मीटर्स। ठीक हो गया सर जी। पाई ने पाई को काटा पहले तो, सही हो गया। एक पॉइंट काट के मैं एक जीरो पर लगा देता हूँ, ऐसे इट इज आपके पास 2 1 से 2 हो गए, 2 2 से 4 हो गया। डन हो गया, 2 2 हो गया हमारे पास 4। अब देखो क्या क्या बच रहा है, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, ऊपर क्या बचा हुआ है 2 3 6, और 6 5 से कितने होते हैं 30, और एक अंडा भी आ गया हमारे पास, और 10 की पावर कितनी आ रही है हमारे पास -7। आओ बस अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है हम लोगों ने, और कुछ भी नहीं करना। तो ये जो आपके पास है दो अंडों का मतलब 10 की पावर 2 है, 2 और -5 कितने बन जाएंगे सर, -7 कितने बन जाएंगे -5। दो पावर देखो दो अंडे मतलब 10 की पावर 2, 2 और -7 कितने बन जाएंगे हमारे पास -5। और यूनिट क्या होगा सर, चूंकि हमने निकाली है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का होता है न्यूटन और लेंथ का होता है मीटर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन पर मीटर। अब बताओ बी या डी, तो सर बी, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स निकालनी है और 3 एक्सपोनेंट -5 उसका मैग्नीट्यूड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 3 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन पर मीटर। और रिपल्सिव फोर्स क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहे हैं इन दोनों तारों के अंदर। डन हो गया सर जी। आगे दिखाएं, आगे चलते हैं भाई। अगले सवाल में कह रहे हैं अ स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी को भैया हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, जिसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। देखो यूनिट से भी पता लग जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। आगे कह रहे हैं अंडर अ टेंशन ऑफ, टेंशन कितनी लगाई है हमने उसके ऊपर भाई 64 न्यूटन की लगा दी। कह रहे द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विल बी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला होता है सर √T/μ। आए लगाए √2T, टेंशन क्या है 64 है, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 एक्सपोनेंट -3 दी हुई है। अब देखो इजी है, 4 1 4, 4 16 से कितने हो जाएंगे हमारे पास भैया यहाँ पे 4 16 से हो जाएंगे हमारे पास 64। ठीक हो गया सर जी। 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 एक्सपोनेंट +3 हो गया, एक्सपोनेंट +3। डन हो गया सर, यहाँ तक की बात समझ में आती है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आपके पास 16 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 3 को थोड़ा रूट से बाहर निकालता हूँ, रूट से बाहर निकालते हैं। 16 का रूट क्या होता है 4, 10 की पावर 2 का रूट क्या हो जाएगा सर 10, और अंदर बच जाएगा √10।
ओके हो गया, 4 10 से कितना होता है सर 40, और अंडर रूट 10 अगर नहीं याद, 9 का रूट तो याद है ना 3 होता है, तो 10 का 3 पॉइंट समथिंग होगा, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 3 आ रहा है, तो 43 से कितना हो जाएंगे सर आपके पास, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 120। स्पीड निकाली है तो मीटर पर सेकंड, तो अप्रोक्सीमेट आंसर मेरा कितना आ रहा है 120 मीटर पर सेकंड। है कोई ऑप्शन सर ए नहीं है, बी नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। तो भाई इन्होंने आपके पास देखिए अगर गौर से, तो एक तरीके से वेव्स को भी टच कर लिया है आपका, तो वेव्स भी देखने को मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिल रही है आपके पास आज के पेपर के अंदर, और डायमेंशन और मेजरमेंट से भी आपके पास क्वेश्चन आ गए हैं साथ साथ। आओ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने शुरू में देख लिया था, आओ देखें और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मजे की बात अगर आपको बताऊं तो ये जितने टॉपिक्स हमारे पास अभी तक यहाँ पे आ रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको जो मैराथन हमारे पोर्टल पर 400 प्लस क्वेश्चंस की मौजूद है उसमें ऑलरेडी करवाए हुए थे। मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो ये जो मैंने देखे हुए भाई आपको सॉल्व करवाए हुए, और बच्चों ने हमारे पास बैच के अंदर प्रैक्टिस भी किए हुए हैं। तो आपके पास मेरे बेटे अगर तो वो मैराथन आप लोगों ने सॉल्व की भी थी तो फिर तो आप लोगों को किसी तरीके से परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जिसने नहीं की भी तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि भाई वो मैराथन जरूर सॉल्व करे आपके पास। आए देखें और क्या क्या सवाल आया आज के दिन। कह रहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है भाई कि हमारे पास हम लोग एक मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल सरफेस क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है बाहर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज्यादा होती है तो हमारे पास मेरे बेटे आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा स्पीड से निकलते हैं। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो क्या चीज ज्यादा भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी ज्यादा। अगर उनकी स्पीड ज्यादा होगी तो खुद सोचो उनको रोकने के लिए जो वोल्टेज तुम्हें लगाना पड़ेगा बाहर से, उनको रोकने के लिए जो वोल्टेज तुम्हें लगाना पड़ेगा बाहर से, जिसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा, वो वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा जो उनको रोकने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर सवाल किया है सर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आपके पास डिपेंड कर रहा है कि कितनी स्पीड होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, और स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कितनी स्पीड से निकलेंगे ये नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी से स्पीड बढ़ी, और स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उतनी ज्यादा हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। चाहो तो इससे भी याद रख सकते हो भाई कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, ईवी नॉट, जिसमें ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो भाई ये देखें मॉडर्न फिजिक्स भी कवर हो ही गई साथ साथ। आगे एक और भाई मॉडर्न फिजिक्स का सवाल कह रहे लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, सही है, वेवलेंथ आ गई हमारे पास, सबसे पहले लैम्डा आ गया भाई, कितना आ गया 300 नैनोमीटर आ गया। आगे कह रहे हैं इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विथ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन बता दिया। वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी फोटो इमिसिव सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है। कह रहे हैं द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ कितना चाहिए होगा अब आपको। ठीक है सर निकालते हैं, और मजे की बात यहाँ पे एच सी, जो दोनों कांस्टेंट्स होते हैं, एच होता है प्लांक कांस्टेंट और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी हुई है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट नैनोमीटर। नैनोमीटर में ही एचसी की वैल्यू है, नैनोमीटर में ही लैम्डा की वैल्यू है, इसका मतलब कन्वर्ट नहीं कर रहा सर फिर मैं, बेहतरीन हो गया। आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं भाई कैसे निकालेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। निकालने के लिए भाई हमने करना क्या होगा वो समझना सबसे पहले तो सारे। देखो अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है समझे। एक होती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है कि भाई जो एनर्जी हमने लाइट की दी वो दो काम कर रही है। पहला काम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और फिर उसको चलाती भी है यानी कि उसको काइनेटिक एनर्जी देती है आपके पास। ठीक हो गया सर जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें एनर्जी की जगह फॉर्मूला यूज किया जा सकता है एच सी अपॉन लैम्डा, सही हो गया सर। और वर्क फंक्शन हमें सवाल में दिया हुआ है तो वर्क फंक्शन को तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, जबकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ई वी नॉट। ये मैंने आपको पिछले सवाल में भी दिखाया था भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमारे पास ई वी नॉट है। डन हो गया सर। आए जरा इस चीज को और फर्दर सॉल्व करते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आओ देखो। एच सी की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा 1240,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट नॉट नैनोमीटर। डन हो गया सर। डिवाइड में कौन है, लैम्डा। लैम्डा कितना है सर हमारे पास, 300 नैनोमीटर है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बच जाएगा, जिसका मतलब मुझे कन्वर्जन करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ रही। इज इक्वल टू, अगली चीज क्या आती है, फाई नॉट वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आपके पास कितना है भैया, वर्क फंक्शन हमारे पास है 2.02 लिख देता हूं बस, काफी है। और आगे हमारे पास कौन आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास कितना है भैया, ई वी नॉट हो गया सर। डन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो एक अंडे से एक अंडा काट दिया मैंने पहले, तो सबसे पहले आपके पास। ठीक हो गया सर जी। और आगे आपके पास क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करें अगर थोड़ा सा तो कैसे बन जाएगा ये हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 30 और माइनस में क्या आ जाएगा 2 जो कि वहां से उठ के आया, और यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, ईवी नॉट। डन हो गया सर। आगे देखें लास्ट स्टेप आपके पास क्या, 124 को 30 से डिवाइड करना अगर मैंने, तो ये कैसे डिवाइड होगा, ये तो सर मुश्किल हो गया। देखो वैसे तो अगर मैं देखने पे आऊं तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर साइड पे कर ले अपने पास, देखें क्या हो गया 124 और बाहर आ गया 30। ठीक हो गया सर। तो 34 जो होते हैं वो 120 होते हैं। 4 बज गया हमारे पास, पॉइंट लगा दिए मैंने, एक अंडा लग गया, तो यहाँ पे आ गया 4.1। 4.1 का मतलब 30 और पीछे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 बच जाएंगे, पॉइंट की वजह से एक अंडा और आया, तो 33 जो होते हैं 90। ठीक हो गया सर जी, फिर 10 बच गया, तो ये तो 4.1333 आते ही चला जाएगा। ठीक है, तो फिर नहीं लिखते, तो हम लोग लिख देते हैं बस 4.13 माइनस 2 इज इक्वल टू ईवी नॉट बन गया। अब जैसे ही मैंने माइनस किया तो यहाँ पे बच गया 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बच गया भाई हमारे पास, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ लिखा हुआ ईवी नॉट, तो ई से ई काट दो अपने पास, तो आपके पास वी नॉट की वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल की कितनी आ गई, 2.13 वोल्ट्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास कितना आ रहा है, 2.13 वोल्ट्स। है कोई ऑप्शन, सर ए में ही लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 2.13 वोल्ट्स। ठीक हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया, 2.13 वोल्ट्स। आइए देखें और क्या सवाल आपके पास आज के दिन भाई, नेट 2 के डे 4 को 3 फरवरी को देखे गए भाई, फिजिक्स के जो रिपोर्ट किए गए आज। आगे चलते हैं। कह रहे हैं रेडियो एक्टिव सैंपल, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है भाई हमारे पास, इस तरह का सवाल भी तकरीबन डेली बेसिस पे आ रहा है। कह रहे हैं रेडियो एक्टिव सैंपल हैज एन इनिशियल एक्टिविटी ऑफ 1600 बैकरल्स। ठीक हो गया, तो भाई इनिशियल एक्टिविटी बता दी आपको कितनी, 1600 बैकरल्स है। कह रहे हैं आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद उसकी एक्टिविटी कितनी लगी, 200 बैकरल्स लग गई, तो हाफ लाइफ कितनी होगी। अब रोजाना ही बताता जा रहा हूं मेरे बेटे कि हाफ लाइफ किसे कहते हैं, कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट चूंकि वो टूट रहा होता है, रेडियो एक्टिविटी कर रहा होता है, तो वो कितने अरसे के बाद आधा रह जाएगा, उसे कहते हैं हाफ लाइफ। तो भाई हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा, अगर 1600 बैकरल्स थी तो हाफ लाइफ गुजरने के बाद, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद आधी हो जाएगी एक्टिविटी, 800 बैकरल्स रह जाएगी। अरे सही है सर। एक और हाफ लाइफ जब गुजरेगी तो इसका भी आधी हो जाएगी, 400 रह जाएगी। और जब तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसकी भी आधी हो जाएगी, और कितनी रह जाएगी, 200 बैकरल्स। तो मैंने देखा भाई 1600 से 200 बैकरल्स तक पहुंचने में उसको कितनी हाफ लाइफ लग रही है, 3 हाफ लाइफ लग रही है। और वो 3 हाफ लाइफ कितनी देर में आ रही है सर, 12 आवर्स में आ रही है। वो 3 हाफ लाइफ कितनी देर में आ रही है हमारे पास, 12 आवर्स में। अगर 3 हाफ लाइफ हमारे पास 12 आवर्स में आ रही है, तो एक हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी सर आपके पास, सिंपल 12 डिवाइडेड बाय 3, और ये बन जाएगा हमारे पास 4 आवर्स। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ए नहीं सर, ये हो जाएगा बी 4 आवर्स। ये सवाल एग्जैक्टली मेरे बेटे मैराथन का, डेटा भी चेंज नहीं है आपके पास, मैराथन के अंदर भी सेम सवाल करवाया गया था आप लोगों को। जो मैराथन आपके पास पोर्टल पे 400 प्लस फिजिक्स की है मैराथन मौजूद है, आए देखें और क्या क्या सवाल थे और क्या वो मैराथन के थे भी कि नहीं थे। कह रहे टॉर्क आर क्रॉस एफ इज 0। टॉर्क जो है आर क्रॉस एफ होता है, खुद बता दिए इन लोगों ने। ठीक है सर, नहीं भी बता देता हमें तो पता है ये बात कि टॉर्क जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का आपके पास। ये कह रहे हैं जीरो है, ये क्या कह रहे हैं, ये जीरो है। ये जीरो कब हो सकता है हमारे पास, सर आर क्रॉस एफ का मतलब आर एफ साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस भी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। तो आर एफ साइन थीटा जीरो कब हो सकता है, या तो आर जीरो हो जाए, 3 कंडीशंस बनेगी ना भाई, भाई 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आर एफ और साइन थीटा, 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो और उनका आंसर जीरो आ रहा है, तो कंडीशन 3 ही बन सकती है, या तो आर जीरो होगा, या एफ जीरो होगा, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशंस बनेगी, इसके अलावा तो कोई नहीं बनेगी आपके पास। हाँ जी, और अगर साइन थीटा जीरो है तो इसका मतलब थीटा हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ जीरो, और साइन इनवर्स ऑफ जीरो मेरे बेटे होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री को दूसरी जबान में, मैथ्स की जबान में हम पैरेलल भी बोल सकते हैं। तो अब देखो कंडीशंस क्या क्या है। ए कह रहा है आर एंड एफ आर परपेंडिकुलर, नहीं सर परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पे तो नहीं हो रही कंडीशन ये फॉलो। आर एंड एफ आर पैरेलल, यस सर पैरेलल पे कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब बी तो सही हो सकता है आपके पास ऑप्शन सी 4 से 0। जी सर ये भी एक कंडीशन है कि 4 0 हो जाए, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास ऑप्शन डी
बोथ बी एंड सी। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास के भाई बी भी सही है सी भी सही है, तो करेक्ट आंसर बच जाएगा हमारे पास के दोनों ही सही है भाई आपके पास। ठीक है सर जी, आए आगे देखते हैं अगला सवाल। अरे टॉर्क निकालने को भी दे दिया, कोई मसला नहीं है सर, बहुत इजी है, आराम से निकाल लेंगे। टॉर्क जो है आपके पास याद रखिएगा सर, बराबर होता है आर क्रॉस एफ के। और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का निकालने का दुनिया का सबसे आसान तरीका क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स बना दो, जिसमें पहली रो में आएंगे आई जे के, ठीक है, दूसरी में आएगा पहला वेक्टर, पहला वेक्टर क्या है आपके पास आर, आर 3 आई है और 4 जे है, आई के नीचे आई जे के नीचे जे, के है ही नहीं सर तो के की जगह 0 लिख दो भाई। और फोर्स कितनी है 2i - 2k, आई के नीचे आई के नीचे के, जे नहीं है तो 0 हो गया, सिंपल। अब इसको खोलने का तरीका क्या होता है भाई, खोलने का तरीका भी बहुत आसान है, आई पकड़ो, आई का कॉलम खा जाओ, आई की रो खा जाओ, सही है। आओ देखो आई पकड़ते हैं, आई का कॉलम खा जाते हैं, आई की रो खा जाते हैं, आई का कॉलम और रो खाएंगे तो क्या बच जाएगा सर 4 0 0 - 2, डन हो गया। फिर जे पकड़ो माइनस साइन के साथ, और जे का भी काम करो, जे का कॉलम खा जाओ, जे की रो खा जाओ, क्या बचेंगे 3 2 0 और -2, ठीक है, ये लिख देते हैं अपने पास उठा के, क्या बचेंगे 3 2 और 0 और -2, डन हो गया सर। सेम काम के साथ करना है, के का भी कॉलम खा जाए रो खा जाए, बच जाएगा सर 3 2 4 0, डन हो गया। उसको ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 × -2 -8, -8 -0, तो ये तो -8 ही बच गया, ये हो गया -8i, माइनस जे के साथ देखे क्या बच रहा है, जे के साथ सर बच रहा है 3 2 3 × -2 -6, -6 और -2 -8 हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा फिर -8, और के साथ क्या बच रहा है हमारे पास 3 0 0 -4 2 8, तो यहाँ पे भी आपके पास -8 आ जाएगा, सिंपल। तो वैल्यू क्या निकल के आ गई सर हमारे पास टॉर्क की, यहाँ लिख देते हैं, टॉर्क की वैल्यू निकल के आ गई भैया आपके पास -8i -8j -8k। लेकिन सर सवाल में तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना भी दुनिया का सबसे आसान काम है भाई, रूट लगाओ और आई वाली वैल्यू का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, प्लस जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, प्लस के वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, कर दिया सबका स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अच्छा सर तो कितने हो जाएंगे 64 64 64, 3 दफा 64 आ जाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा ना, कितनी दफा 64 आ जाएंगे 3 दफा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3 × 64, 64 का रूट तो 8 होता है, 8 को बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बच गया 8√3, क्या बच गया हमारे पास 8√3। अब 8√3 क्या करें सर, 8√3 को अगर फर्दर सॉल्व करना है तो ये जो √3 होता है ये तकरीबन 1.7 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई 1.7 के बराबर होता है। मल्टीप्लाई करते हैं सर आपके पास 8 × 1.7 अगर हम लोग, तो भाई इसको अगर नहीं भी करना मल्टीप्लाई तो तुम्हें 17 का अगर टेबल आता है तो आराम से कर सकते हो, ऐसे सर 17 8 से कितने होते हैं, 17 8 से होते हैं भैया 13.6, 17 8 से सॉरी 136, तो 1.7 पे आ जाएगा 13.6, 13.6 को राउंड ऑफ कर दूं तो ये बन जाएगा सर 14, और आंसर क्या हो जाएगा 14 न्यूटन मीटर। क्यों, क्योंकि टॉर्क निकाला हम लोगों ने, तो सर आपके पास करेक्ट आंसर क्या है 8 10 12 या 18, करेक्ट आंसर आ रहा है भाई आपके पास ऑप्शन डी 14 न्यूटन मीटर, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आए सर आगे देखते हैं आपके पास और कौन कौन से क्वेश्चन आज के दिन देखे गए। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं गैस एब्जॉर्ब्स 200 जूल ऑफ हीट, ठीक है, एक गैस है जिसने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली है हमारे पास 200 जूल्स, डन हो गया। तो हीट जो एब्जॉर्ब होती है उसको डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और आगे कह रहे हैं डूइंग 80 जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग, कितना वर्क कर रहा है भाई वो 80 जूल्स का वर्क कर रहा है। पूछना द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो सबसे पहले तो गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज करती है और फिर उससे वर्क करवाती है। तो अगर आपने डेल्टा यू निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू के, जो कि हो जाएगा सर 200 माइनस 80, बच्चों वाला सवाल कितना हो जाएगा 120 जूल्स है ऑप्शन में जी सर, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपके पास ऑप्शन ए प्लस 120 जूल्स, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए प्लस 120 जूल्स। मूविंग ऑन, यानी a Carnot engine operates between 227 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। हाई टेम्परेचर आ गया मेरे पास 227 डिग्री सेल्सियस, जिसमें मैं 273 पहले ऐड करूंगा ताकि ये केल्विन में हो जाए, ये हो जाएगा 500 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर मेरे पास कितना आ गया भाई 27 डिग्री सेल्सियस, फिर इसमें भी 273 ऐड करेंगे ताकि सर ये केल्विन में चला जाए, ये आ गया 300 केल्विन। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे जल्दी से। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1 × 100, डन हो गया सर। आई निकालें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 - T2 कितना है 500, सॉरी माय बैड 300 है, T2 300 है, T1 500 है, ठीक हो गया सर। ये ले 300 डिवाइडेड बाय 500, ठीक हो गया सर, मल्टीप्लाई किससे 100 से, ओके हो गया सर। दो अंडों ने दो अंडों को काटा 3/5 बच गया, 3/5 होता है 0.6, 1 में से 0.6 निकालोगे बच जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ रही है हमारे पास 40% आ रही है। एफिशिएंसी निकाल ली, तो सर एफिशिएंसी तो निकालनी नहीं थी, सवाल क्या है सवाल तो पढ़ लें।
अच्छा, कह रहे एंड एब्जॉर्ब्स 800 जूल्स ऑफ हीट। जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो Q1 से रिप्रेजेंट की जाती है, कितनी एब्जॉर्ब हुई, 800 जूल्स एब्जॉर्ब हुई है फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। कह रहे द हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर इज, जो हीट रिजेक्ट होगी वो निकाल के बताएं। ठीक है सर, निकाल लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अभी देखें कैसे निकलेगी आपके पास। अगर हीट रिजेक्टेड मुझे निकालनी है तो हीट रिजेक्टेड के लिए भी हम लोग एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है समझना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मेरे बेटे आपके पास Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है यूज कब, जब हम लोगों को हीट्स गिवन होती हैं। ठीक हो गया सर, मुझे यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालनी है, Q1 मेरे पास है, आओ ये निकालते हैं। ये हो जाएगा Q1 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q2 को वहां ले जाते हैं और ये पूरा फ्रैक्शन उठा के यहाँ ले आते हैं, जगह Q1 माइनस Q1 एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100। डन हो गया सर। आए वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर जल्दी से। वैल्यूज पुट करने पे आए तो Q1 कितनी है हमारे पास भाई, 800 है। डन। आगे क्या आ रहा है, 800 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी कितनी है, 40 डिवाइड किससे हो रहा है सर आपके पास, 100 से। ओके हो गया, दोनों को काट दिया आपके पास, बेहतरीन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास 800 माइनस क्या हो जाएगा, 8 फोर्स होते हैं 32 और एक अंडा आ गया 320 एज इट इज। तो सर जो हीट रिजेक्ट हुई होगी वो कितनी हो गई, 800 में से 300 निकले 500 बचे, 500 में से 20 और निकले, बच गया 480 जूल्स। तो इसका मतलब जो हीट रिजेक्ट हो रही है, जो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जा रही है, वो कितनी है हमारे पास, 480 जूल्स है कोई ऑप्शन सर, बिल्कुल है, ए नहीं है, बी नहीं है, डी भी नहीं है, ये ऑप्शन है सी हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 480 जूल्स। ठीक हो गया। तो देखो भाई हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया है, एक तरीके से पेपर पूरा बैलेंस्ड है, सर्कुलर मोशन भी नजर आ गया। ठीक है, हम लोगों को इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स भी नजर आ गए, हम लोगों को मेरे बेटे वेव्स भी नजर आई, हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और साथ ही साथ आपके पास आप देखें थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सब एक मिक्स ब्लेंड बना पेपर आपके पास, जिसमें हर टॉपिक ही कवर हुआ है। आए आगे देख लेते हैं भाई और क्या आता है। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर इफ, एक ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फ्लोट कब करता है। देखो ये बात याद रखना मेरे बेटे कि पानी के ऊपर अगर कोई भी चीज फ्लोट कर रही है तो वो क्यों कर रही है, बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल होता है। तैर रही है, फ्लोट करने का मतलब तैर रही है, वो पानी में नहीं डूब पा रही, वो तैर क्यों रही है। तो देखो दो ही चीजें, या तो वो डूबेगी या वो तैरेगी, या तो वो डूबेगी या वो तैरेगी, तैरेगी तो फ्लोट कर रही है, डूबेगी तो सिंक कर रही है। तो पानी या कोई भी लिक्विड क्यों ना हो, उसमें कोई चीज कब तैरती है, कोई चीज कब आपके पास डूब जाती है, उसका रीजन होता है, उसका रीजन होता है सिंपली डेंसिटी। तो देखो अगर इस लिक्विड में आप किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर रहे हो, अगर उस लिक्विड की डेंसिटी आपके पास ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा है, अगर लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा है तो आपके पास चीजें क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट भारी पड़ गया लिक्विड पे, ऑब्जेक्ट भारी पड़ गया लिक्विड पे आपके पास और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो वो चीजें क्या करती हैं हमारे पास, डूब जाती हैं, सिंक करती हैं। यानी कि पानी के अंदर अगर पत्थर फेंकोगे तो पत्थर आपके पास डूब जाएगा, क्यों, पत्थर की डेंसिटी पानी से आपके पास ज्यादा है इसलिए वो डूब जाता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं गुब्बारा रख दूं पानी के ऊपर तो वो आपके पास फ्लोट करता है। क्यों करता है सर, क्योंकि उसकी डेंसिटी हमारे पास पानी से कम है। तो ये कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा भाई, जब उसकी डेंसिटी पानी से क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी। जब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, पानी से कम हो जाएगी। तो आपके पास पहला ऑप्शन करें, इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर, नहीं ग्रेटर नहीं सर, कम होगी, कम। बराबर होगी पानी के, नहीं सर बराबर भी नहीं होगी। क्या लेस देन वाटर होगी आपके पास, यस। क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर डेंसिटी। जब उसकी डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होगी हमारे पास, कम होगी, तो वो क्या कर रहा होगा भैया, आपके पास फ्लोट कर रहा होगा। डन हो गया सर, ये बात समझ में आती है। और ऑप्शन डी तो वैसे ही वेग ऑप्शन है, इट्स मैग्नेटिक, तो कहीं से ताल्लुक ही नहीं रखता आपके पास सिंक या फ्लोट करने से। ठीक हो गया। और देखते हैं भाई और क्या क्या सवाल आपके पास देखे गए हैं हमारे पास। चलें भाई, तो अगला सवाल जो कि आज के दिन देखा गया आपके पास, ये फिर एक फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड सवाल आ चुका है। यानी कि अब देख रहे हो पूरा एक मिक्स ब्लेंड जो पेपर का आज दिया गया है, कितने मजे का पेपर था कि हर तरह का टॉपिक कवर कर दिया उन लोगों ने इसमें। कह रहे वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एट 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपके पास एक पाइप है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस है भाई 2 सेंटीमीटर, वाटर उससे फ्लो करता हुआ जा रहा है हमारे पास कितनी स्पीड से, उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड की। कह रहे इट एंटर्स अ नैरोअर सेक्शन, आगे जाके पाइप जो है वो नैरो हो जाता है हमारे पास, ऐसे पतला हो जाता है। ठीक हो गया सर। अब जब ये पतला हो गया तो इसको कह देते हैं R1, इसको कह देते हैं V1। कह रहे अब इसका रेडियस हो चुका है 1 सेंटीमीटर, सेकंड रेडियस कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। बताओ अब इसकी स्पीड कितनी होगी।
सही है सर। यहां लगेगी आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि जितना मास पाइप में घुसेगा उतना ही उसमें से निकलेगा, या आसान जबान में मास फ्लो रेट सेम होता है, जिसकी वजह से जो इक्वेशन हमारे पास बन के आती है वो आती है A1V1 बराबर होता है A2V2 के। इसमें ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप। A1 की जगह हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर V1, A2 की जगह हम लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर V2। पाई ने पाई को काट दिया पहले तो ठीक हो गया सर। V2 का फॉर्मूला बनाना है, V2 का फॉर्मूला बना लेते हैं। V2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। ओके हो गया। आई वैल्यूज पुट करें सर इसमें। R1 पहला रेडियस कितना है हमारे पास, पहला रेडियस हमें सर दिया हुआ है सर, लेकिन वेलोसिटी और रेडियस 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट तो करें, ठीक है कोई मसला नहीं है। R1 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, मीटर में जाने के लिए मैं उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 100 से, ठीक हो गया सर। और यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास स्क्वायर। V1 आ गया हमारे पास, V1 की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास 1, ओके हो गया। और R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, R2 की वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए फिर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा और उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है सर। देखिए अगर मैं नहीं भी कन्वर्ट करता ना तो फायदा क्या होता है, चूंकि यहाँ पे दोनों का रेशियो है तो ये 100 का स्क्वायर वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर जो कि है 4, 4 मल्टीप्लाई के स्क्वायर 1 से 1 ही रहेगा, नीचे भी 1 है तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास, ना ही ए होगा ना ही सी ना ही डी, बल्कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास कुछ वो सवाल मेरे बेटे जो कि आज के दिन नेट 2 डे 4 3 फरवरी 2026 को ज्यादातर पेपर के अंदर देखे गए। कौन से पेपर सर, नस्ट के नेट 2 की सीरीज के पेपर के अंदर फिजिक्स के पोर्शन में। तो ये है वो कुछ सवाल, एंड आई होप कि मेरे बेटे ये सवाल आपको हेल्प आउट करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी ये हेल्प और ज्यादा बढ़े तो आप हमारे पास पोर्टल पे मौजूद फिजिक्स की जो मैराथन है 400 प्लस क्वेश्चन की, उनको जरूर देखो। जो बच्चा बैच का पार्ट है वो तो आपके पास आराम से देख चुका भी होगा उसको, और उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व भी कर चुका होगा, लेकिन जो नहीं है वो बैच का पार्ट बन सकते हैं। डिटेल्स आपके पास सारी की सारी मेरे बेटे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, और आगे आपको सर राशन भी गाइड कर देंगे। यहां पे मुझे दीजिएगा इजाजत, सैयद हंसला बुखारी को, अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नस का नेट नंबर 2 दे दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया अभी देना है तो भाई अभी से खुदारा नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा न्यू बैच जो कि अभी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है, देखो बैच की खास बात क्या होती है, सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लाइव क्लास के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और ये लाइव क्लासेस मैं नहीं देता भाई, मेरे अलावा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को अदना से टीचर समझता हूं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर या हमारे इदारे में। ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा केमिस्ट्री पढ़ाए, शाम में मैथ्स पढ़ाए, रात में फिजिक्स पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है जो कि आपको मल्टीपल डेज के ऊपर क्लासेस लेते हैं। कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी होती हैं। अगर आप वीकेंड का बैच लेना चाहें वीकेंड के ऊपर होंगे, अगर आप वीक डेज का लेना चाहें वीक डेज पे होंगी, अगर आप कंप्लीट वीक पे लेना चाहें कंप्लीट वीक पे होंगे, और आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी होती। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है और हमारी तमाम की तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती हैं। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी LMS पोर्टल्स के जरिए आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के एक बेस्ट टीचर है, प्रोफेसर है मैथ्स के, HOD है अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं साथ में। फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल मिलते हैं और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिलते हैं। नज़्म बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब भी आपको मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल एहतशाम साहब भी आपको मिलते हैं, आपको बिलाल अशरफ साहब भी मिलते हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस पे आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के 2 इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं भाई, प्रोफेसर रहीम मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी मिल रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर जो नस अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं, वहां पे केमिस्ट्री भी आती है, तो प्रोफेसर आपको साद वकार भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको शरियार साहब भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी आपको मिल रहे हैं और मिस जोहा जैन भी मिल रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं और ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई ये लाइव क्लासेस, जो बच्चे अगर कॉलेज के अंदर या अकेडमी के अंदर बिजी होते हैं वीक डेज के ऊपर, तो आप वीकेंड की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे बिजी हैं तो वीक डेज पे ले सकते हैं। बट जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है, प्लस आपको हफ्ते के 7 डेज भी क्लासेस मिल सकती हैं। क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में क्योंकि 2 प्रोफेसर हैं तो एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास होती है एक प्रोफेसर की, यानी कि एक प्रोफेसर फर्स्ट मैथ्स अगर पढ़ा रहा हूं मैं तो मेरी वीक डेज पे क्लास है, दूसरे प्रोफेसर की वीकेंड के ऊपर क्लास है। तो जो बच्चा चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन क्लासेस ले तो वो दोनों टीचर्स की क्लासेस को ले सकता है, और जो बच्चा चाहता है वो किसी
एक टीचर को फॉलो करे तो एक टीचर को भी फॉलो कर सकता है। हम जानबूझ के बच्चों को दोनों टीचर्स का एक्सेस क्यों देते हैं? ताकि भाई आप दूसरे टीचर का भी कंटेंट देख सको, ताकि आप अगर किसी दिन कॉलेज से कोचिंग से फ्री हो दूसरे टीचर की भी क्लास लेकर देखो। अगर मजा ना आए ना तो फिर बात करिएगा, सही है। तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बल्कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी साहब जो है उनका काम यह है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे मैथ्स के अंदर जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों टीचर्स आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे अपना प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे, और फिर थर्ड प्रोफेसर उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मजे की बात, हर चैप्टर का आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होता है। जो टॉपिक कवर होगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भैया, उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इतने सारे फीचर्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा आपको लाइव डाउट क्लासेस ऑफर नहीं करता होगा। हमारे बैचेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। इन लाइव डाउट क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस मटेरियल खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, सही है, तो आपकी जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में दूसरे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद अपनी डाउट क्लास लेते हैं कि भाई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपकी हफ्ते में एक दिन लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो हमारी है, पोर्टल जो हमारा है, उसके ऊपर आपके विद इन द ऐप चैटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जहां पे व्हाट्सएप से ज्यादा सपोर्ट चैट ग्रुप मौजूद है, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी कम्युनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी हुई अपने पोर्टल के ऊपर के, जहां पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करना चाहते हो, वहां पे उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है। इन बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई नस के नेट 3 से पहले कोर्स कवर भी होगा, फिर मल्टीपल टाइम नस के नेट 4 से पहले कोर्स कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो वो सब भी कवर अप होंगी। ये बहुत बड़ा फायदा आपको, और पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा होता ये तमाम फीचर्स आपको। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल कोई भी इदारा आपको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दिखाऊं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये वर्क करती हैं, तो भैया आप अगर सिंपल तरीके से फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए, लेट सपोज आप फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर गए, तो आपके पास सेशन 2024-25 पूरा गिवन है ओल्ड, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास वैसी गिवन है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बेकार इदारे मौजूद हैं जो भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 15,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारी एक मिनिमल फीस है उसमें कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है, और एक नहीं दो एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के अंदर। तो आप लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर गए, बैच 1.0 में एक चीज दिखाता हूं आपको। जैसे क्लास 11 सर रोनाल्ड ने कवर पूरी करवाई है, तो आप वेक्टर्स के ऊपर गए प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, तो भाई जो बैच के बच्चे होते हैं ये सिर्फ इसका एक्सेस ले सकते हैं, सही है ना भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर रोनाल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई भी होगी प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने। तो भाई एक एक चीज इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाया हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली प्रोफेसर रोनाल्ड साहब की क्लास चल रही है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देखते होगे कि भाई किस तरह जो बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम दी जाती है उस तरह के सिस्टम को हम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुके हैं। तो अब इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको मिल रहे हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाता हूं मैं इनके किसी टॉपिक के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल में चला गया, सही है भाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से सर बिलाल जी हैं यहाँ पे, ये अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर जाओगे, जहां पे मैथ्स के अंदर ये बंदा है नाचीज थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है भाई, वहां पे वैसे ही आपको दूसरे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ही आपको, अच्छा मेरे पास ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं बेटा, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स होंगे। अब जैसे कि भैया मैं चला गया मैथ्स के अंदर, प्रोफेसर आफ्ताब साहब पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो भाई किसी भी कोचिंग सेंटर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ होगा अकेडमी के अंदर 70,000 60,000 रुपए देने के बाद
एक सब्जेक्ट में एक टीचर मिलता है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में हमने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर, मल्टीपल प्रोफेसर दिए हुए और बड़ी मिनिमल फीस के साथ। तो इस तरीके से देखिए प्रोफेसर आफ्ताब अपने टॉपिक को कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम प्रैक्टिस जोन्स के अंदर आपको मल्टीपल ईयर्स के पेपर्स मिलते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं। आप चाहें तो पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट टीचर्स के साथ। इसी तरीके से डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं कि भाई अगर मैं जाऊं लेट सपोज इंग्लिश के ऊपर मैं गया, तो भाई इंग्लिश के अंदर मैं गया तो ये सेशन 2025-24 की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, न्यू रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा देखो प्रोफेसर एहतशाम साहब ने जो 2 दफा कोर्स अपना कवर करवाया वो भी मौजूद है। डाउट क्लास का एक अलग फीचर है, कोई इदारा आपको सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करवा रहा होता है और समझता है काम खत्म हो गया। हमारे बैचेस में आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं। भाई ये डाउट क्लासेस हैं, डाउट क्लासेस का मतलब होता है कि भाई ये लाइव क्लासेस के अलावा डिस्कशन है, लाइव क्लासेस के अलावा की डिस्कशन है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप यहाँ पे देखो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आप सारे पसंद करते हैं, उनकी जानबूझ के हमने मैराथन अभी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर एहतशाम अपनी डाउट क्लास खुद से कंडक्ट करते हैं, तो देखो डाउट क्लास एक उनकी कंडक्ट चल रही है। तो ये इस तरीके से एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। इसी तरीके से इनकी अगर मैं लाइव क्लास के ऊपर जाऊं, किसी भी लाइव क्लास के ऊपर मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाएंगे, बिजनेस के बच्चों के लिए भी, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो प्रोफेसर एहतशाम प्रॉपर जो पास पेपर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं। इसके अलावा आपके जो चैट का ग्रुप होता है, भाई नॉर्मली कोचिंग सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली चैटिंग के लिए हमारा अपना इन हाउस बिल्ड चैटिंग सिस्टम मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो सके, कोई रील शील ना भेजी जाए एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूं, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज शो करता हूँ, सब्जेक्ट डाउट का फायदा क्या होता है। भाई मैं यहाँ पे चला गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 248 के ऊपर। लेट सपोज एक बच्चा है हारून रशीद अहमद खान, उन्होंने अपना कोई डाउट पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच, हियर द आंसर इज 0। अब जो प्रोफेसर आसिम साहब हैं, उन्होंने फिजिक्स का इस बच्चे ने अपना डाउट पूछा है, प्रोफेसर आसिम साहब ने उसका आंसर किया हुआ है, बाकी दूसरे बच्चों ने भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो भाई हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है, जो सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, बड़ा एक अच्छा यूनिक फीचर है कि भाई यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पर्टिकुलरली कोर्स फेलोज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि भैया आप किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी बात के हवाले से, जहाँ पे आपको डाउट टीचर भी रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपके जो पर्टिकुलरली क्लास फेलोज होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी नस के नेट नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज्ड पास पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपका ईकेट के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, फिर राउंड 2 से पहले मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपको स्पेशलाइज आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर, पास पेपर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे बैचेस के अंदर मिल रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि आपसे बैच में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।